हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। सरकार, सीए इंटरमीडिएट, सर ये जो अमेंडमेंट लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये जो आपके लिए लेक्चर दे रहा हूं, दिस इज फॉर सीए इंटरमीडिएट। सर सीए फाइनल के अमेंडमेंट लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आइए सरकार, अमेंडमेंट्स हम पढ़ते हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2022 एग्जाम्स। सर सबसे पहले ये बता देता हूं कि अमेंडमेंट्स बहुत कम है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। बहुत बहुत ही आपको इजी लगेंगे अमेंडमेंट्स, पर हाँ थोड़ी देर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सबसे पहली बात मैं आपको समझा देता हूं कि अमेंडमेंट्स क्या हम पढ़ रहे हैं, कौन से अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं। सर देखिए, एज पर द पॉलिसी ऑफ द आईसीएआई, जो मंथ ऑफ एग्जाम होता है उससे 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल हो जाते हैं आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। इसलिए आप लोगों के एग्जाम्स नवंबर 2022 में अगर है तो सर ऑल अमेंडमेंट्स विच आर मेड एप्लीकेबल इफेक्टिव हो गए टिल 30th अप्रैल 2022 विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। और हाँ सर, जिनकी भी एग्जाम्स मई 2022 में थे सर, उनके अमेंडमेंट्स टिल 31st अक्टूबर 2021 वर रिलेवेंट। तो सर आपने जो लेक्चर्स मेरे से लिए हुए हैं, जो आप लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं फॉर मई 2022, सर आपने ऑलरेडी अमेंडमेंट्स जो इस दिन तक हो चुके हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सरकार अब आपको जो अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं वो इन दो डेट के बीच में जो अमेंडमेंट हुए, मतलब 1 नवंबर 2021 से लेकर 30th अप्रैल 2022, इन दो डेट के बीच में जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। सेकेंड थिंग, नवंबर 2022 के लिए फाइनेंस एक्ट, आई रिपीट, फाइनेंस एक्ट 2022 इज नॉट रिलेवेंट। फाइनेंस एक्ट 2022 आपके सिलेबस में नवंबर 2022 में नहीं पूछा जाता है। क्लियर? पर हाँ, जैसा आपको पता है, मैं अपने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के फर्स्ट लेक्चर में ही बताता हूं कि सर कई सारे अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके भी करता है, कई सारे सर्कुलर्स गवर्नमेंट इशू करता है फॉर क्लेरिफिकेशन पर्पज। सर वो सब जो इशू कर चुका है गवर्नमेंट टिल 30th अप्रैल 2022 जो एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर आर एग्जाम्स, वो हम सब कवर करने वाले हैं। ओके सर, ये लेक्चर्स के साथ आपको अमेंडमेंट नोट्स भी चाहिए सर, सो डोंट वरी। अपनी जो वेबसाइट है ymconcept.com, उसमें जो फ्री रिसोर्सेज वाला टैब है सर, वहां पे आपको सीए इंटरमीडिएट के अमेंडमेंट नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब जब उस अमेंडमेंट नोट का पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सर लगभग 28 पेजेस का बंच मिलेगा। आपको लगेगा ओह बाबा इतने सारे अमेंडमेंट्स, नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ वो 28 पेजेस आपको जो मिलेंगे वो अमेंडमेंट्स इतने सारे नहीं है। तो वो 28 पेज क्या है सर मैंने क्या किया, अपनी जो बुक है जो मैंने आप लोगों को दी हुई है उसके सारे उन पेजेस को स्कैन करके अपलोड किया हुआ है जिन जिन पेज पे अमेंडमेंट था। मतलब अगर किसी एक पेज पर केवल एक लाइन में कुछ चेंज हुआ है या कोई एक वर्ड भी चेंज हुआ है तो भी मैंने पूरा पेज स्कैन करके अपलोड किया है। उसका कारण क्या है, आपके पास जो एग्जिस्टिंग बुक है उसमें उस अमेंडमेंट को कहां इनकॉर्पोरेट करना है आपको बहुत इजीली ट्रेस हो जाएगा। सर मैं डायरेक्ट अगर अमेंडमेंट निकाल के अगर आपको दे दूं विच इज मोर इजी वर्क फॉर मी, तो ऐसे केस में आपको अपनी बुक के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैंने उस पूरे पेज को स्कैन करके अपलोड किया है सो दैट आप क्या कर पाए, आपकी जो रेस्पेक्टिव बुक आपके पास है उसमें उस अमेंडमेंट का मार्किंग कर पाए, उसको लिख पाए या उस पेज को वहां आप पेस्ट कर दे बेटा। क्लियर? सो दैट आपको डिफिकल्टी नहीं हो, आपको परेशानी नहीं हो, बिल्कुल इजी लगे आपको सारा सिस्टम। क्लियर? तो सर हम शुरू करते हैं क्या, अमेंडमेंट लेक्चर फॉर सीए इंटरमीडिएट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2022। और इस लेक्चर के अंदर हम इन दो डेट्स के बीच में जो भी अमेंडमेंट्स हुए जो एप्लीकेबल हो गए वो सब आपके लिए रिलेवेंट है, वो सब हम कवर करने वाले हैं बच्चों। ओके, और आपने सर ये अमेंडमेंट्स देख लिए तो इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं है, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मई 2022 में जो एग्जाम के रिजल्ट्स आए वो अगर किसी वजह से नेगेटिव आए, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो ऊपर क्या लिखा है, बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। यस, बट ओनली थिंग इज दैट अगर कुछ कर सकते हो तो वह आप ही कर सकते हो। देखो वी आर द कोच, हम आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, पर सर अल्टीमेट यू आर द प्लेयर। सर दम आपको लगाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा और आप बना देंगे। सरकार शुरू करते हैं हम क्या, अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 2022 एप्लीकेबल फॉर सीए इंटरमीडिएट, माहौल के साथ। सर
देखिए सरकार, फर्स्ट अमेंडमेंट आपको मिला होगा, फर्स्ट पेज जो आपने डाउनलोड किया होगा सर, वहां से सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 जो हमने पढ़ा था, सप्लाई का डेफिनेशन, उसमें सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए था, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, याद आया बच्चों आपको सर? फिर क्लोज नंबर बी था, फिर क्लोज नंबर सी था, और डी क्लोज ऑलरेडी डिलीट किया हुआ था जो शेड्यूल नंबर 2 बना हुआ है सबसेक्शन 1 ए के थ्रू। अब सर इसमें बीच में क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट कर दिया है। अच्छा एक बात और, जब आप अमेंडमेंट नोट्स देखेंगे तो आपको जहां जहां अमेंडमेंट है मैंने वहां ए मार्क किया हुआ है, ए फॉर भाई एप्पल नहीं, सीए के अंदर ए फॉर अमेंडमेंट्स सर। आइए बच्चों, तो सर वहां मैंने रेस्पेक्टिव जगह पे ए मार्क किया तो आपको ध्यान रहेगा अमेंडमेंट कहा था। ओके चलिए सर, क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट हो गया। अब ये क्लोज नंबर डबल ए क्या कहता है, सुनना बच्चों ध्यान से, ये आपको ऑलरेडी आता है। अब कैसे आता है वो तुम्हें समझाता हूं बेटा मैं। अच्छा एक बात और, पहले आप ध्यान से, पता है क्या होता है, कई बार हम जब अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं तो ऐसा आपको लगता है सर हमको पहले वाला कुछ भी याद नहीं, ऐसा नहीं है। वो केवल एक मेंटलिटी होती है हमारी, नेगेटिव माइंडसेट होता है डर की वजह से, जिसकी वजह से हमें लगता है हम सब भूल गए, हमें कुछ याद नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। ओके थोड़ा सा फोकस करिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, आपको सारा समझ में आएगा। अच्छा वैसे मैं कोशिश करूंगा कि पहले क्या था वो भी बताऊंगा, अभी क्या हुआ वो भी बताऊंगा, और उसका इम्पैक्ट क्या है और वो अमेंडमेंट क्यों हुआ वो आपको अपने आप समझ में आएगा सर। ओके ध्यान दीजिएगा बच्चों आप। सर मस्त होके पढ़िए आप, खुश होके। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, क्लोज नंबर बी, क्लोज नंबर सी, ऑलरेडी आपने पढ़ा है। इसमें बीच में क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट कर दिया। अब क्लोज नंबर डबल ए पता है क्या है, अभी यहां मत पढ़ो, मैं तुम्हें बताता हूं। क्लोज नंबर डबल ए ये है कि अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी और बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ने अगर अपने मेंबर्स को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है, तो सर जो एओपी ने गुड्स या सर्विसेज मेंबर को सप्लाई करी है फॉर कंसिडरेशन, सर वो क्या होगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा सर। और अगर मेंबर ने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी किसको, क्लब को, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा सर। आप सोचेंगे सर एग्जाम्पल फील्ड क्लब, फ्रेंड्स क्लब, सर आपको शायद ये एग्जाम्पल याद आ रहा है, सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सर। हाँ जी हाँ पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूं वापस में सर, बताऊंगा बहुत अच्छे से वापस है सर। जैसे फ्रेंड्स क्लब, हम सब ने मिलके 1000 फ्रेंड्स से मिलके एक क्लब बना दिया, और हम सब ने सर ये डिसाइड किया कि एवरी मंथ हम मिलेंगे, पार्टी करेंगे सर, जीएसटी के जो अपडेशन आएंगे वो देखेंगे, टैक्सेशन में जो भी अपडेशन है वो सब डिस्कस करेंगे, एंड सर फिर डीजे पार्टी एंड खाना वगैरह और सर डांस वांस, एंड देन टाटा बाय बाय सी यू करेंगे। एवरी मंथ हम ऐसा करेंगे सर। अब एवरी मंथ अगर ऐसा करना है तो सर वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए फंड्स चाहिए सर, पैसा चाहिए सर। तो सर हम क्या करते हैं, मेंबरशिप फी पे करते हैं अपने क्लब को। तो क्लब इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन मंथली बेसिस टू ऑल द मेंबर्स, जिसके लिए मेंबर्स कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उस कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं मेंबरशिप फी, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना। और यही क्लब अगर गुड्स बेच रहा होता अपने मेंबर्स को तो सप्लाई ऑफ गुड्स। सर ये सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर डबल ए में की फॉर्म में इंसर्ट कर दिया है सप्लाई की डेफिनेशन में। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो पढ़ा हुआ लग रहा है सर हमको। जी हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ है आपने कहां पढ़ा था पहले मैं वो बताता हूं, फिर ये बताऊंगा क्यों अमेंडमेंट हुआ, मतलब कोई नया पॉइंट ऐड नहीं हुआ, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को यह सप्लाई के स्कोप में स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में सप्लाई के स्कोप में इंसर्ट किया। पहले बताता हूं कि आपने कहां पढ़ा हुआ है। सर देखिए ये फर्स्ट पेज आपको मिला होगा, ये बेयर एक्ट पार्ट है, ये बेयर एक्ट पार्ट है जहां पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 दिया, उसमें क्लोज नंबर डबल ए की ये पूरी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे 2 मिनट बाद। सर इसको मैंने पेज नंबर 2 में जो समरी वाला फॉर्म में दे रखा था आपको वहां पे भी इंसर्ट किया सर। देन सर यहां मैंने उसका एनालिसिस दिया है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर डबल ए का। सर अपनी लैंग्वेज में इसमें कुछ एग्जांपल देके वर्ड्स दिए मैंने आपको। फिर ये सर्कुलर जो हमने आगे पढ़ा था वो सर्कुलर यहाँ गवर्नमेंट ने दे रखा है, तो सर वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इस टॉपिक के साथ। अब आप कहेंगे सर पहले कहाँ पढ़ा था, ये रहा, याद करो बच्चों, शेड्यूल 2 पैरा नंबर 7। सर शेड्यूल 2 जब हमने पढ़ा था, पैरा नंबर 7 जब हमने पढ़ा था, शेड्यूल 2 याद है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A कहता है क्या, कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स में डिस्प्यूट था, कंफ्यूजन था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, उसको क्लेरिफाई करने के लिए शेड्यूल नंबर 2 आया था सर। पर हाँ
सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A ने यह भी लिखा था कि अगर कोई ट्रांजेक्शन एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई के स्कोप में आता है, मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा है और उसमें कंफ्यूजन था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसको क्लेरिफाई करने के लिए शेड्यूल नंबर 2 ने सर 7 पैरास दिए थे बेटा। पर हां, अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई ही नहीं है, तो शेड्यूल नंबर 2 सर उसके लिए काम का नहीं है, क्योंकि पहले एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 वो एक्टिविटी सप्लाई के स्कोप में आनी चाहिए, और अगर वो एक्टिविटी सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रही है तो शेड्यूल 2 देखने की बात आती ही नहीं है। अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई के स्कोप में आती है और उसमें अगर डिस्प्यूट है तो सर शेड्यूल 2 वहां पे रोल प्ले करेगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो सर शेड्यूल 2 का पैरा नंबर 7 जो हमने पहले पढ़ा था वो डिलीट हो गया। वो क्या था पहले ये तो देख लीजिए आप, क्योंकि इसी को डिलीट करके क्लोज नंबर डबल ए बनाया है सर। लॉजिक बताऊंगा आप 2 मिनट की। क्या लिखा था यहाँ पे सर? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस टू अ मेंबर देयर ऑफ। सर किसी भी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओई ने या किसी क्लब ने, फ्रेंड्स क्लब वगैरह ने अपने मेंबर्स को सर्विसेज दी है फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। और सर अगर यही सर्विसेज दी होती एओपी बीओई ने अपने मेंबर को तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता सर। क्लियर? पर दिस हैज बीन ओमिटेड मतलब डिलीट कर दिया है बाय फाइनेंस एक्ट 2021, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम जिस दिन से जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 से ही रेट्रोस्पेक्टिव डिलीट किया। क्यों डिलीट किया? डिलीट क्यों किया? क्योंकि इट इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द टर्म सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर डबल ए। सर एक्चुअली क्या हो रहा था, जैसे हम 50 फ्रेंड्स ने मिलकर क्लब बना दिया, 5 स्टार क्लब, फ्रेंड्स क्लब, और सर अब क्लब के मेंबर को सर्विस दे रहा है, तो हम क्या बोलते थे? हम खुद ही तो खुद को सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि हमारा इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं हुई, हम तो एक तरह से खुद ही खुद को सर्विस दे रहे हैं। क्लब कौन है? हम 10 फ्रेंड्स, 50 फ्रेंड्स, 100 फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स है सर, जो क्लब के मेंबर है सर, तो हम ही तो खुद ही खुद को सर्विस दे रहे, तो इट्स अ सेल्फ सर्विस। अब अगर ये सेल्फ सर्विस है, खुद ही खुद को गुड्स बेच रहा है, खुद ही खुद को सर्विस दे रहा है, तो क्या जीएसटी लगा देंगे क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला सर हाँ जी हाँ जीएसटी लगेगा, पर सर लोगों ने डिस्प्यूट किया, झगड़ा हुआ कि ये सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आता है सर। शेड्यूल 2 तो बहुत दूर की बात है, ये सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरह से सेल्फ सर्विस है। तो जस्ट इन झगड़ों को खत्म करने के लिए, मार्केट में जो एम्बिग्यूटीज थी, जो कंफ्यूजन्स थे, उन सबको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया सर, इसको स्पेसिफिकली सप्लाई की जो डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 उसमें ही इंसर्ट कर डाला। बोला दिमाग खराब मत करना मंगल, ये ले भाई सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर डबल ए, और क्लोज नंबर डबल ए में ये बात लिख डाली कि ये सप्लाई है, बात खत्म। समझे मेरी बात? और वहां पे ये भी एक्सप्लेनेशन देके ये भी लिख दिया कि कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी ऑफ पर्संस या सर एसोसिएशन ऑफ पर्संस और उसके जो मेंबर्स है वो दोनों दो डिफरेंट पर्सन कहलाएंगे, वो सेम पर्सन नहीं कहलाएंगे। और अगर इन्होंने आपस में एक दूसरे को सर्विस दी है या गुड्स दिया है फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। दिमाग खराब मत करना। इसलिए सिंस वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली डाल दिया, तो अब सर झगड़े की बात ही नहीं है, झगड़े का स्कोप भी खत्म हो गया, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली जिस दिन से जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 उस दिन से इंसर्ट कर डाला। इसलिए सर झगड़ा ही खत्म हो गया, डिस्प्यूट ही खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, शेड्यूल 2 का पैरा नंबर 7 जो था वहां से तो इसको किया डिलीट, क्योंकि अब इसका कोई रिलेवेंस रहेगा नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली वो वैसे भी सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में ही कवर हो गया। क्लियर? तो यहां से तो कर दिया डिलीट, और सर ऊपर यहां पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के फॉर्म में, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में क्लोज नंबर डबल ए की फॉर्म में इसको यहां पर इंसर्ट कर दिया। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। क्लियर? अब इंसर्ट क्या किया, अब उसकी लैंग्वेज हम पढ़ लेते सर। यहां तक समझ में आया सर? ओके सर। अच्छा यहां पे दे रखा है डायरेक्ट पार्ट का लैंग्वेज,
एक बार चाहे तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो वैसे भी लॉ समझ में आता है सर, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ हर चीज को। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर AA कहता है क्या, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन। अच्छा, सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्या कहता है सर, सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर AA कहता है द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा कोई और पर्सन, टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसके जो पार्टिसिपेंट्स है बेटा, उसके जो पार्ट है, हिस्से, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब देखो यहां लिखा था एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब फॉर एग्जांपल एओपी और बीओआई, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर उन्होंने सर्विसेज दिए टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्लियर। और यहां पे लिखा वाइस वर्सा मतलब मेंबर ने अगर क्लब को सर्विस दी है तो क्या होगा सर, फॉर कैश, फॉर डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि सप्लाई इंक्लूड्स दिस एक्टिविटी ऑल्सो, क्लियर। और सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा मतलब किसी भी क्लब या सर किसी भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ने मेंबर को सर्विस दी है, गुड्स दिया है, या सर मेंबर ने क्लब को या एओपी बीओई को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है, भले वो फॉर कैश हो, डेफर्ड पेमेंट हो या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और एक्सप्लेनेशन ऐड करके क्लेरिफाई किया कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज, इस क्लोज के पर्पस के लिए इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट नॉट, अच्छा डायरेक्ट लैंग्वेज दे रखा है तो आगे और पढ़ेंगे हम, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, और नॉट विथस्टैंडिंग मतलब होता है उसमें क्या लिखा है हमें कोई कंसर्न नहीं है, किसी अदर लॉ में क्या लिखा है वी डोंट केयर, किसी जजमेंट में क्या दिया है हमें कोई मतलब नहीं है, किसी डिक्री ऑर्डर या कोर्ट, ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी ने क्या कहा है हमें कोई मतलब नहीं, मतलब किसी भी लॉ ने कुछ भी कह दिया वी डोंट केयर, किसी भी जजमेंट में किसी भी कोर्ट या किसी भी अथॉरिटी ने कोई जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पे जो लिखा इस एक्ट के लिए वो फाइनल बात है सर, क्या लिखा है यहाँ पे, द पर्सन एंड इट्स मेंबर्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स shall be deemed to be two separate persons, shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter से मतलब इन दोनों के बीच में shall be deemed to take place from one such person to another person, मतलब ये है कि क्लब अगर मेंबर को सर्विसेज दे रहा है या मेंबर क्लब को सर्विस दे रहा है तो उन दोनों को दो डिफरेंट पर्सन मानने का है, दोनों को सेम पर्सन नहीं मानना है, और एक दूसरे को जो ये सप्लाई कर रहे हैं उसको सप्लाई मानेंगे, दोनों को दो डिफरेंट पर्सन मानेंगे, ये मानेंगे कि जैसे मेंबर ने क्लब को सर्विस दी है तो ये मानेंगे मेंबर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब, बोथ आर टू डिफरेंट पर्सन, सप्लाई के स्कोप में आएगा। या अगर क्लब सर्विसेज दे रहा है मेंबर को, जैसे पार्टी कर रहे थे हम सर, तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सर्विस क्लब दे रहा है किसको, मेंबर को, तो सर वो भी क्या है सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्लियर। ये यहाँ पे क्लियर क्लियर लिख दिया, दोनों को सेम पर्सन नहीं मानना, ये नहीं बोला कि हम खुद ही तो खुद को सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो, किसी भी अथॉरिटी के किसी भी ऑर्डर में कुछ भी लिखा हो वी डोंट केयर, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा इफ इट इज फॉर अ कंसीडरेशन, क्लियर डन। सर देखिए ध्यान से, ये जो मैंने क्लोज नंबर ए लिखा, अब आपकी बुक के अंदर जो मैंने सप्लाई की डेफिनेशन दे रखी है, सप्लाई इन ब्रीफ, उसमें भी यहां पे भी इस वर्ड को लिख दिया, सो दैट आपकी बुक के अंदर यहां पे आप ऐड कर देना इन पॉइंट को कि सप्लाई का जो डेफिनेशन में इन ब्रीफ दे रखा था वहां पर एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा, वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है। तो जस्ट सर रिपीट किया हुआ पॉइंट सर। अब देखिए जैसे मैंने आपको अपनी बुक के अंदर हर पॉइंट का एनालिसिस दे रखा है, वैसे सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर AA का जो एनालिसिस मैंने इंसर्ट किया है वो क्या बोलता है उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, वैसे हमने पूरा ही पढ़ लिया सर, बस एक बार रीड कर लीजिए आपको आइडिया आ जाएगा। सर एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा, ठीक है सर। वाइस वर्सा का मतलब समझते ना, इसको अगर उल्टा कर दे तो अगर क्लब मेंबर को सर्विस दे रहा है, वाइस वर्सा मतलब मेंबर क्लब को सर्विस दे रहा है, दोनों ही सप्लाई है। द गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड द फॉलोइंग क्लोज स्पेसिफिकली इन द टर्म सप्लाई retrospectively with effect from 1st of July 2017 through Finance Act 2021 to remove the prevailing ambiguities in the market। सर मार्केट में जो एम्बिग्यूटीज थी, कंफ्यूजन थी, उनको रिमूव करने के लिए ये क्लोज इंसर्ट किया। ये सर मैंने
वही जो अभी ऊपर आपको पढ़ा है बैरेक का लैंग्वेज वो लिखा है, यहां पे मैंने क्या लिखा है देखिए ध्यान से, इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इज इनकॉर्पोरेटेड, अगर उसका इनकॉर्पोरेशन कर दे, जैसे उसका कंपनी बना दिया, तो वैसे भी वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई सर, विद अ कॉमन सील, उसका सेपरेट पैन नंबर होता है बेटा। सर पढ़िए ध्यान से, इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एओपी और बीओआई इज इनकॉर्पोरेटेड देन अनडाउटेडली इट बिकम्स अ सेपरेट पर्सन बाय इटसेल्फ, ये सेपरेट पर्सन बन जाता है बाय इटसेल्फ एंड सप्लाईज बिटवीन सच पर्सन एंड इट्स मेंबर्स एंड वाइस वर्सा विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। उसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि वो वैसे भी सेपरेट पर्सन बन गया, उसके जो डायरेक्टर्स है, उसके शेयर होल्डर्स है, वो वैसे भी सेपरेट पर्सन है बेटा, आपस में सप्लाई करेंगे, जीएसटी के स्कोप में आएंगे। बट टू रिमूव द एम्बिग्यूटी इट इज स्पेसिफिकली इंसर्टेड इन द टर्म सप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय एनी पर्सन इंक्लूडिंग एओपी बीओआई including unincorporated AOPBI other than individual to its members or constituents or vice versa shall also be supply and will be chargeable to GST। अब भले ही उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया तो भी वो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे, और उन्होंने आपस में जो ट्रांजेक्शन करे वो भी क्या होंगे, सप्लाई के स्कोप में आके जीएसटी के लिए लेवेबल होंगे। क्लियर, डन। शायद आपको पूरी बात समझ में आ गई बेटा, एग्जाम्पल से भी समझाया। मेंबरशिप फी or any other consideration paid by members to the unincorporated AOP BOI, example Friends Club, Club Mahindra, etc. for availing various services is supply of service and will be chargeable to GST. A local club supplies snacks etc. to members during its monthly meeting for a nominal payment is supply of goods and will be chargeable to GST. जैसे फॉर एग्जाम्पल नमकीन के पैकेट्स थे, बिस्किट के पैकेट्स थे, जिस मेंबर को लेने खरीदे और सर मस्त रहे तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा सर। हाँ है ना बच्चों, ठीक है सर, ओके डन। अच्छा, ये सर्कुलर पहले भी था, अभी भी है, कोई नया सर्कुलर नहीं है, पर मैं जस्ट रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये सर्कुलर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें रेफरेंस हर जगह था शेड्यूल 2 का पहले तो, अब इसी सर्कुलर में मैंने क्या कर दिया, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर AA का रेफरेंस डाल दिया। बाकी इस सर्कुलर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर सर ये जो एओपी बीओआई के रिगार्डिंग ज्वाइंट वेंचर क्लब के रिगार्डिंग सर्कुलर था, मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए सर फास्ट वे में फटाफट। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय मेंबर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर टू द जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के मेंबर ने जॉइंट वेंचर को सर्विस दी एंड वाइस वर्सा सर, एंड इंटर से बिटवीन मेंबर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट वेंचर के मेंबर ने दूसरे जॉइंट वेंचर के मेंबर को सर्विसेज दी है, तो क्या होगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, उसको क्लेरिफाई करने के लिए ये सर्कुलर आया था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। सबसे पहली बात सर, इशू नंबर 1 मैं तुम्हें बताता हूं सर, इसको छोड़ो सर। जॉइंट वेंचर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम सबने मिलकर एक क्लब बना दिया, फ्रेंड्स क्लब, या कोई एक जॉइंट वेंचर ओपन कर दिया सर, हम 10 फ्रेंड्स उसके मेंबर सर, 50 छोड़ो 10 फ्रेंड्स सर। अब हमने क्या किया, एवरी मंथ हम मिलेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, उसके लिए पैसा कहां से आएगा सर, हम खुद ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे सर। तो एक तरह से क्लब इज प्रोवाइडिंग पार्टी वाली सर्विसेज टू मेंबर्स, हाँ है ना। तो सर ऐसे केस में मेंबर्स सर वो क्लब पैसा कहां से लाएगा, मेंबर से लेगा बेटा, जिसको मेंबरशिप फी की फॉर्म में भी बोलते हैं सर बात को, उस अमाउंट को मेंबरशिप फी बोल दो या कोई भी अमाउंट बोल दो सर। तो सर जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जॉइंट वेंचर को, वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस सर बाय जॉइंट वेंचर टू मेंबर है, जिसके लिए हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, भले उसको कंट्रीब्यूशन नाम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। जो भी एक्सपेंडिचर हुआ हमारा, हम आपस में शेयर कर रहे हैं, एक तरह से जो खर्चा हुआ डिवाइड बाय 10 हम देंगे सर, तो दैट इज अ कंसिडरेशन टू द क्लब, ये जॉइंट वेंचर, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। इस पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर AA स्पेसिफिकली सप्लाई के डेफिनेशन में उसको इंसर्ट कर दिया गया है। ओके डन। सेकंड थिंग, अगर अब हमने सोच लिया कि एवरी मंथ हम जो मेंबर्स है हम सब मिलके पार्टी करेंगे, वो क्लब हमारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा, पर सर एवरी मंथ पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है, वेन्यू डिसाइड करना, सारे मेंबर्स को इनविटेशन भेजना, सारे मेंबर्स को वहां इकट्ठा करना, सर ये सारा मैनेजमेंट कौन करेगा, हर मेंबर से सर फीस लेना, जिसका ड्यू है उसे मांगना, अरे हाँ है ना भाई, ये सब अकाउंटिंग कौन रखेगा सर। तो हमारे क्लब के एक मेंबर ने बोला ये सारा काम मैं कर दूंगा, पर उसने बोला जो काम मैं करूंगा उसके लिए मेरे को फीस चाहिएगी। तो क्लब ने बोला ठीक है साहब, ये मेंबर हमारे लिए सारे काम करेगा, और सर फीस कितना लेगा, उसने बोला ₹10,000 पर मंथ।
हर महीने का 10,000 रुपये वो लेगा, ये सारा मैनेजमेंट देखने का। तो सर मेंबर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लब या जॉइंट वेंचर। तो सर हम सब ने मिलकर जो जॉइंट वेंचर एक चालू किया है सर, उसमें कोई मेंबर अगर उस जॉइंट वेंचर को सर्विस दे रहा है या क्लब को सर्विस दे रहा है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर टू क्लब, वो दोनों दो डिफरेंट पर्सन है ऑलरेडी। एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर डबल ए हम पढ़ चुके, दोनों को डिफरेंट पर्सन मानते हैं। तो ऐसे केस में जो कंसिडरेशन क्लब दे रहा है मेंबर को, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। यही अगर मेंबर कुछ गुड्स बेच रहा होता क्लब को, तो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आता सर। ओके, अब सर नेक्स्ट पॉइंट सर्कुलर का था, जो पहले भी था सर अभी भी है, कि सरकार अगर मान लो जो मेंबर्स कंट्रीब्यूशन देते हैं क्लब को, उसको बोलते हैं कैश कॉल। क्या बोलते हैं सर? कैश कॉल। जो भी मेंबर्स क्लब को क्या दे रहे हैं? कंट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं कैश कॉल। कैश कॉल दो नेचर का होता है सर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। अगर कैश कॉल इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, मतलब फीस है, तो सर उस पर जीएसटी लगेगा। पर सर हम सब क्लब के मेंबर्स ने सोचा आज कुछ बड़ा करते हैं, आज मतलब अब कुछ बड़ा करते हैं। हम सब मेंबर्स ने, मान लो 100 मेंबर है सर, सब ने 1-1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया और बोला 100 करोड़ का जो फंड हमारा कलेक्ट होगा उससे हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे। दैट इज अ इन्वेस्टमेंट, कोई मेंबरशिप फी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है सर। वो रिफंडेबल अमाउंट है सर, बाद में जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा जो भी पैसा आएगा सब में बांट देंगे सर। दैट इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और सर जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी। और जो मनी इन्वेस्ट करते हो, दैट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स। सर उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके, अभी भी पढ़ चुके सर। ये मैंने केवल आपको रिवाइज करवाया, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पर इस सर्कुलर को मैंने यहाँ पे इसलिए इंसर्ट कर दिया क्योंकि शेड्यूल 2 का पैरा नंबर 7 डिलीट हो गया है। अब सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर डबल ए आ गया है। तो सर इस सर्कुलर में जो भी शेड्यूल 2 का रेफरेंस था वो मैंने हटा दिया और सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर डबल ए का लैंग्वेज लिख दिया सर। बाकी कोई चेंज नहीं है। क्लियर? डन। आई होप पूरी बात आपको समझ में आई। वैसे अभी जो हमने अमेंडमेंट पढ़ा वो एक्चुअली अमेंडमेंट था ही नहीं, वो क्लेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 जो सप्लाई की डेफिनेशन है उसमें स्पेसिफिकली इस ट्रांजेक्शन को इंक्लूड कर दिया। अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन आप और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शेड्यूल 2 के अंदर। ठीक है, वहां से हटा के क्लॉज नंबर डबल ए बना दिया सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 में स्पेसिफिकली। क्लियर? डन। भारत माता की जय। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ अमेंडमेंट खत्म होता है। अब आइए बच्चों, सर अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, आपकी जो बुक है उसके जो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हर चैप्टर के एंड में, हाउस द जोश सर, उसमें जहां अमेंडमेंट की वजह से अगर कोई आंसर चेंज हुआ है तो वो भी मैंने इस अमेंडमेंट नोट्स में आपको दिया है सर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक जगह देखिए ध्यान से, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स। सर एक सेकेंड, हाँ बेटा ये गलत जगह कुछ टाइप हुआ है कुछ ना कुछ। हाँ जी, तो यहां देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 में कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका हाउस दी जोश में दे रखा था सर, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सर तो उसका जो पॉइंट नंबर बी था सर, उसके आंसर में कोई चेंज नहीं है, बस उसका रेफरेंस मैंने दिया है सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर डबल ए का। पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी और बीओआई टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा? तो सर इन्होंने सिंस गुड सप्लाई किया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा नो डाउट, पर वो सप्लाई ऑफ गुड्स तो होगा पर एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर डबल ए के हिसाब से होगा, शेड्यूल 2 के हिसाब से नहीं बेटा। तो कोई अमेंडमेंट नहीं था, आंसर इज सेम, बस वो रेफरेंस ऑफ सेक्शन मैंने चेंज किया इसके अंदर। ओके क्लियर? डन। आइए बच्चों सर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या। तो मतलब आपको दिख रहा होगा इतने सारे अमेंडमेंट के पेजेस है पर फिर भी इतने अमेंडमेंट्स है नहीं बेटा। ओके तो नंबर ऑफ पेज देख के डरने का नहीं, क्योंकि मैंने हर एक वो चीज आपको स्कैन करके अपलोड करी है जो आपकी बुक के अंदर आपको इनकॉर्पोरेट करने में इजी रहे बेटा। ओके देखिए सर नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अमेंडमेंट है आपका चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट। सरकार मतलब टाइम ऑफ सप्लाई में कोई अमेंडमेंट नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई अमेंडमेंट नहीं है। आइए इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरफ बढ़ते। इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी सर हमने एक रूल पढ़ा था
रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4, उसमें एक भारी अमेंडमेंट हुआ है सर, बहुत अच्छा अमेंडमेंट हुआ है। ये अमेंडमेंट मैं कहता हूं कि एग्जाम के लिए हो सकता है रिलेवेंट हो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी रोज काम का है, बहुत बड़ा इंपैक्ट है सर इसका। ओके अब सर इसका सिस्टम क्या है, मैं पूरा पहले आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट, देन आपको ये अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा सर आपको। सर पूरा इसका आगे पीछे का थीम पूरा पढ़ लेते हैं हम। सर सेक्शन नंबर 16 याद करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हमने शुरू किया था, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 बोलता है क्या, हाँ भाई हाँ, जो भी गुड्स और सर्विसेज आप अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हो उनका आईटीसी मिलेगा, पर अगर ये चारों कंडीशन पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा। पहले मैं वो पहले जो था उसको रिवाइज करा रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा तो आपको अमेंडमेंट क्या बहुत अच्छे से यहाँ फिट हो जाएगा, परफेक्ट। सर गवर्नमेंट ने क्या बोला था सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 में, याद करो वो 4 कंडीशंस कि अगर ये चारों कंडीशन पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और एनी अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट हमको रिसीव हो जाना चाहिए। रेसिपिएंट जो क्रेडिट ले रहा है, जिस टैक्स का वो क्रेडिट ले रहा है सर, जिस गुड्स या सर्विसेज का वो क्रेडिट ले रहा है उसके रेस्पेक्ट में टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट जो भी दे रखा है वो उसको रिसीव हो जाना चाहिए सर। अरे हाँ है ना भाई। सेकंड, जिस गुड्स और सर्विस का वो क्रेडिट ले रहा है वो उसको रिसीव हो जाना चाहिए, गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। थर्ड कंडीशन, सर गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए, पर हां रेसिपिएंट एक बार प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकता है। एंड सर फोर्थ कंडीशन, रेसिपिएंट जो क्रेडिट ले रहा है वो सर अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए उसने, मतलब जीएसटी 3B रिटर्न, रेसिपिएंट मस्ट हैव फाइल्ड हिज रिटर्न, तब मानेंगे क्रेडिट ले लिया है सर। ये चारों कंडीशन क्यूमुलेटिवली एक साथ पूरी होगी तब जाके क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई रिपीट, फर्स्ट टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो जाना चाहिए। सेकंड, गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव हो जाना चाहिए। थर्ड, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। एंड फोर्थ, रेसिपिएंट अपना रिटर्न फाइल, रिटर्न मतलब 3B फाइल कर दिया होना चाहिए सर। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। ये 4 कंडीशन पहले भी थी अभी भी है सर, इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर बीच में एक कंडीशन और इंसर्ट कर दी है सर, क्लोज नंबर डबल है, सेकंड कंडीशन एक और डाल दी सर, तो टोटल 5 कंडीशन हो गई। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अभी वो 5th कंडीशन में पहले नहीं बोल रहा हूं, पहले एक और बात पढ़ा रहा हूं मैं आपको। एक रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 हमने पढ़ा था सर। रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 ने बोला था कि अगर सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 सबमिट कर दिया, क्रेडिट हमारे जीएसटी 2A में आ रही है, पहले जो था वो बता रहा हूं मैं आपको, तो जो 2A में हमारे को क्रेडिट रिसीव हो रही है उसमें जो एलिजिबल क्रेडिट है वो तो हम ले ही सकते हैं, पर अगर कोई इनवॉइस आपके जीएसटी 2A में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है तो सर जितना आपने एलिजिबल क्रेडिट लिया उसका मैक्सिमम 5% क्रेडिट आप ले सकते थे ऑन प्रोविजनल बेसिस, भले ही वो इनवॉइस आपके जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा फिर भी। आई रिपीट, ये पहले था पॉइंट, वो बता रहा हूं मैं पहले आपको बेटा। सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल कर दिया होना चाहिए, हमारे जीएसटी 2A में वो क्रेडिट आनी चाहिए। अगर वो 2A में क्रेडिट आ रही है, हमारा जो ऑटोमेटिक बन के रेसिपिएंट का ऑटो पॉपुलेटेड जो जीएसटी 2A था उसमें वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। वो क्रेडिट अगर रिफ्लेक्ट कर रही है और वो एलिजिबल क्रेडिट तो हम ले सकते सर, पर अगर कोई इनवॉइस मिसिंग है जो एक्चुअली आपने परचेज किया गुड्स या सर्विसेज, उसका बिल आपके पास है, गुड सर्विस भी रिसीव हो गई है, पर सर आपके जीएसटी 2A में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो भी गवर्नमेंट ने रूल नंबर 36 और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग कहा था चिंता मत करना मंगल, आप प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकते हो, बट दैट क्रेडिट कैन नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट जो 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका 5% आप प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकते थे, अब इस 5% को भी डिलीट कर दिया है। मतलब बोल दिया है कि अगर वो क्रेडिट आपके ऑटो पॉपुलेटेड जो पहले जीएसटी 2A हुआ करता था उसको अब नए फॉर्म में बना दिया इन्होंने जीएसटी 2B। जीएसटी 2B में अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट मिलेगा नहीं सर। मतलब सप्लायर ने अगर जीएसटी 1 सबमिट नहीं किया, सप्लायर ने अगर अपना इनवॉइस उसमें फर्निश नहीं किया, हमारे जीएसटी 2B के अंदर अगर वो क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रही है, तो भाई साहब हमको 1 रुपए का भी क्रेडिट उस बिल के रेस्पेक्ट में नहीं मिलेगा। बाद में जब नेक्स्ट मंथ में या उसके बाद जब वो सप्लायर अपना जीएसटी 1 के अंदर वो इनवॉइस फर्निश करेगा, उसके बाद
जब वो क्रेडिट मेरे 2B में रिफ्लेक्ट करेगी तब जाके मैं क्रेडिट ले पाऊंगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। अभी जीएसटीआर 2A जो पहले होता था वो अब उसका रिलेवेंस नहीं रहा, वो हट गया सर। अभी जीएसटीआर 2B आ गया है। 2B क्या है सर? जैसे सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 सबमिट किया, हम रेसिपिएंट है, ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा वो क्रेडिट, वो इनवॉइस हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर। तो जिस मंथ में जीएसटीआर 1 सबमिट किया उसी मंथ के जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई इनवॉइस कोई सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में फर्निश नहीं किया, वो हमारे 2B में नहीं आ रहा, तो हम क्रेडिट नहीं ले पाएंगे सर। और सेकंड थिंग, जीएसटीआर 1 सबमिट करने का जो ड्यू डेट है, जीएसटीआर 1 या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश करने का जो ड्यू डेट है सर, उस दिन तक अगर उसने जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश करके फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश अगर नहीं किया, तो सर हमारे उस मंथ के जीएसटीआर 2B में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब मान लो सप्लायर ने जनवरी महीने का जीएसटीआर 1 था और उसने फाइल किया कब? मान लो फॉर एग्जांपल 15 फरवरी को, मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 के बाद। तो सर वो इनवॉइस हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट तो करेगा, पर अगले महीने के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, सेम मंथ के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जनवरी महीने का क्रेडिट आपको जनवरी महीने में तभी मिल पाएगा जब सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 ड्यू डेट या उससे पहले पहले सबमिट कर दिया हो और वो हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा हो। उसने अगर ड्यू डेट के बाद जीएसटीआर 1 सबमिट किया या ड्यू डेट के बाद उसने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश किए या अगले महीने में फर्निश किए, तो नेक्स्ट मंथ या जब भी वो फर्निश करेगा अगले पीरियड में, तब आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा और तभी आप क्रेडिट ले पाएंगे, नहीं तो क्रेडिट ले ही नहीं पाएंगे आप। पहले एटलीस्ट गवर्नमेंट ने 5% क्रेडिट तो अलाउ करी थी प्रोविजनल बेस पे, अब तो वो भी नहीं सर। जब इनिशियली जीएसटी आया था, जब नया जीएसटी आया था, तब सर बोला था कोई बात नहीं, पहले 2B नहीं था, 2A ही हुआ करता था। 2A में क्रेडिट नहीं आ रही है तो भी आप पूरा ले सकते हो क्रेडिट। फिर इसको रेस्ट्रिक्शन लगा के 20% किया कि प्रोविजनल बेस पे आप क्रेडिट ले सकेंगे 20% तक। फिर उसको कम करके 10% किया कि जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका मैक्सिमम 10% ही क्रेडिट ले पाएंगे ऑन प्रोविजनल बेसिस, भले ही क्रेडिट आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करी फिर भी। उसको कम करके 5% किया और 5 को हटा के 0 कर डाला। बोल दिया सरकार ने, क्या सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फर्निश कर दिया होना चाहिए, वो भी ड्यू डेट या उससे पहले पहले सर, और आपके वो क्रेडिट जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो ही आपको क्रेडिट मिलेगी, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब इसमें 2 कॉन्सिक्वेंस है। सबसे पहली बात तो ये, सप्लायर ने अगर जीएसटीआर 1 सबमिट ही नहीं किया या फिर उसने सबमिट किया पर उसमें हमारा इनवॉइस उसने पंच नहीं किया, हमारा जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, तो हमारे 2B में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। भाई साहब हमको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। बाद में जब वो इनवॉइस फर्निश करेगा या जीएसटी नंबर अगर उसने गलत लिख दिया था तो उसको जब करेक्ट करेगा सब्सिक्वेंट मंथ में, तब हमारे वो 2B में रिफ्लेक्ट करेगा सब्सिक्वेंट मंथ में, तब उस सब्सिक्वेंट मंथ में हम क्रेडिट ले पाएंगे, पर इस महीने में तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। शायद मेरी बात पूरी आप तक पहुंच गई है। अब इसको मैं लॉ की लैंग्वेज की फॉर्म में बता देता हूं, पर हाँ पहले मैं आपको बताता हूं सर, जो सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 में 4 कंडीशन थी, अब वो 5 हो गई है। अब मैं ये जो कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई है सर, इसको भी साथ में बोलता हूं और फिर हम बुक से पढ़ लेंगे। यार पहले यहां समझो, सरकार सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2, अब 5 कंडीशन से सर रेसिपिएंट को बोल दिया हाँ भाई हाँ आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाना चाहिए। रेसिपिएंट मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। सेकंड, अब जो नया कंडीशन है उसको अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फर्निश कर दिया होना चाहिए, या अगर उसने क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है तो उसने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके वो इनवॉइस फर्निश कर दिया होना चाहिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और वो इनवॉइस हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर, जीएसटीआर 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सेकंड कंडीशन है। वापस बोलता हूं, सेकंड कंडीशन, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश करके हमारा इनवॉइस फर्निश कर दिया होना चाहिए, एंड वो हमारे जीएसटीआर 2B में सेम मंथ में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमारे जिस मंथ में हम क्रेडिट लेना चाहते हैं उस महीने में अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ही क्रेडिट ले पाएगा, नहीं तो बाद में ले लेना सर, बाद में जब रिफ्लेक्ट करेगा तब ले लेना, अभी तो नहीं मिलेगा सर। थर्ड कंडीशन, गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव हो जाना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए।
पर रेसिपिएंट चाहे तो एक बार प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकता है। इसका मीनिंग अब प्रोविजनल क्रेडिट का मतलब यहां पे ये निकल रहा है कि मान लो सप्लायर ने जीएसटीआर 1 सबमिट कर दिया, क्रेडिट हमारे 2B में आ भी गई सर, हमको टैक्स इनवॉइस आ गया, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 सबमिट कर दिया, हमारे 2B में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर रही है सर, हमको गुड्स और सर्विस और बहुत भी रिसीव हो गया है। अब मान लो सप्लायर ने जीएसटीआर 3B सबमिट नहीं किया, जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दिया, हमारे 2B में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, पर 3B सबमिट नहीं किया भाई साहब। अब जीएसटीआर 3B अगर सबमिट नहीं किया मतलब टैक्स पे नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है सर जब जीएसटीआर 3B फर्निश होता है तब जाके टैक्स पे होता है सरकार को। इफ जीएसटीआर 3B इज नॉट फर्निश्ड इट मींस गवर्नमेंट इज नॉट रिसीव्ड द टैक्स, पर फिर भी हम क्रेडिट ले सकते हैं, बट दैट क्रेडिट विल बी ऑन प्रोविजनल बेसिस। क्लियर? तो सप्लायर ने सर जीएसटीआर 1 सबमिट कर दिया, हमारे 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर अगर उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, जीएसटीआर 3B फर्निश नहीं किया सर, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, फिर भी हम एक बार क्रेडिट ले सकते हैं ऑन प्रोविजनल बेसिस। बाद में अगर गवर्नमेंट को उस सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो हमको वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ने बोल रखा है सर। क्लियर? तो सर यहाँ पे कोई 5%, 15%, 20% का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर हाँ उसने 1 सबमिट नहीं किया, हमारे 2B में क्रेडिट आ ही नहीं रही है, तो हम तो क्रेडिट ले ही नहीं सकते। उसने 1 सबमिट कर दिया जीएसटीआर 1, हमारे 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है, अब भले उसने सरकार को टैक्स अभी तक पे नहीं किया, पर सर जो फोर्थ कंडीशन है वो बोलती है क्या, रेसिपिएंट एक बार क्रेडिट ले सकता है ऑन प्रोविजनल बेसिस अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया तो। पर हाँ बाद में अगर कंप्लीटली गवर्नमेंट ने उसको पैसा मांगा, नहीं दिया उसने अल्टीमेटली, तो सर रेसिपिएंट को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, तो सर फोर्थ कंडीशन थी सप्लायर ने सर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर लगता है तो रेसिपिएंट ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया होना चाहिए सर। क्लियर? क्योंकि रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल होता है। और लास्ट कंडीशन सर रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए, रेसिपिएंट मतलब जो क्रेडिट ले रहा है उसने अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया होना चाहिए सर। क्लियर? ये पांचों कंडीशन में वापस से बोलता हूं बच्चों, ध्यान देना। फर्स्ट कंडीशन सर रेसिपिएंट मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। सेकंड, सप्लायर ने अपना जो वो इनवॉइस था सप्लाई का वो फर्निश कर दिया होना चाहिए यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी और बाय फाइलिंग जीएसटीआर 1, और वो इनवॉइस हमारा जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। थर्ड कंडीशन सर गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। फोर्थ कंडीशन सर गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए, पर एक बार एसएससी चाहे तो प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकता है। और लास्ट कंडीशन रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। ये पांचों कंडीशन पूरी होगी तो मजा आएगा, तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट ना हो पाएगा। क्लियर? डन। सर ये हमने पढ़ पूरा लिया है, अब बस लैंग्वेज देख लेते हैं हम कि लॉ में ड्राफ्टिंग किस तरह से हुई भाइयों। आइए सरकार, ये बुक के अंदर आपको मिला होगा अमेंडमेंट नोट्स के अंदर, सर यहां पर देखिए क्लोज नंबर डबल ए सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट किया गवर्नमेंट ने। ये डायरेक्ट लैंग्वेज है सर, ये भी रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 सर, ये डायरेक्ट लैंग्वेज है जो मैंने सर ग्रीन मार्क किया हुआ है सर। हाँ ना, आप चाहे तो एक बार रीड कर ले सर, पर डायरेक्ट की लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज समझाया वो ध्यान रखिएगा। हेडिंग दिया है ऑटो पब्लिकेशन ऑफ आईटीसी इन जीएसटीआर 2B। सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर डबल ए बोलता है क्या, द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लोज नंबर ए, जिसके बेस पे आप क्रेडिट ले रहे हो, हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड to the recipient of such good such invoice or debit note in the manner specified in section number 37। और 37 में क्या लिखा था सर, हमारा 2B में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 सबमिट कर दिया होना चाहिए सर, हाँ है ना, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके उसने इनवॉइसेस फर्निश कर दिया होना चाहिए सर, इनवॉइस या डेबिट नोट जो भी डॉक्यूमेंट है सर। 36(4) ने क्या लिखा सर, दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो मैंने जो बताया वो समझ में आ जाएगा सर। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहले 5% क्रेडिट अलाउ था सर, अब क्या लिख दिया, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट shall be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which are required to be furnished under subsection 1 of section 37। सर कोई भी डेबिट नोट या इनवॉइस का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा unless the details of the such invoice or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in form number GSTR 1 or using the invoice furnishing facility। एंड लिखा है आगे, देखो ध्यान से, एंड द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 2B
अंडर सब रूल नंबर 7 ऑफ रूल नंबर 60। ये रूल नंबर वगैरह याद नहीं करेंगे चलेगा सर। कुल मिला के सर कोई भी डेबिट नोट या इनवॉइस के बेस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अनलेस सप्लायर ने वो इनवॉइस फर्निश कर दिया यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी और GSTR1 एंड इट शुड बी रिफ्लेक्टेड टू द रेसिपिएंट, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट वाया फॉर्म नंबर GSTR2B। तो सर कुल मिला के सप्लायर एंड GSTR इन दोनों कंडीशन को अगर हम ध्यान से पढ़े, इन सबको अगर हम क्लब करके अपनी लैंग्वेज में पढ़े तो इसका मीनिंग ये है कि सप्लायर ने अपना GSTR1 सबमिट कर दिया होना चाहिए या उसने QRMP स्कीम ले रखी है तो फर्स्ट 2 मंथ के लिए उसने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर दिए होने चाहिए और एंड वो इनवॉइस आपके GSTR2B में रिफ्लेक्ट करना चाहिए तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। भारत माता की जय। ये सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 एंड रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 में जो अमेंडमेंट हुआ था मेजर वो खत्म होता है। अब आप चाहे तो विथ एग्जाम्पल यहां मैंने बुक में दे रखा है आपको सर, इन नोट्स में भी दे रखा है, वो एनालिसिस देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। अब केवल एक रीड करना रहेगा सर, बाकी मेजॉरिटी बात आपको समझ में शायद आ गई है माहौल के साथ। पढ़ लीजिए सर। CGST रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 इज अमेंडेड टू रिमूव 5% प्रोविजनल ITC ओवर एंड अबव द ITC अपीयरिंग इन GSTR2B। पहले 5% प्रोविजनल क्रेडिट मिलता था, अब वो हटा दिए सर। नाउ with effect from 1st of January 2022, 1 जनवरी 2022 से businesses can avail ITC only if it is reported by the supplier in GSTR1 or invoice furnishing facility and it appears in their GSTR2B. Earlier, until 31st December 2021, this rule allowed buyers to claim provisional ITC without invoices on GSTR2B in their GSTR3B to the extent of 5% of the eligible ITC रिफ्लेक्टेड इन देयर GSTR2B। सर जो भी आपकी GSTR2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही थी उसका एलिजिबल क्रेडिट का 5% आप प्रोविजनल बेस पे ले सकते थे, बट सर दिस वाज रेफर्ड टू एज द प्रोविजनल ITC। अब सिस्टम हट गया है सर, अब तो 2B में क्रेडिट आएगा तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो कुछ ना हो पाएगा। प्रोविजनल ITC मीन्स ITC दैट इज क्लेम्ड बाय द बायर्स इन देयर GST रिटर्न फॉर विच इनवॉइस इज नॉट रिपोर्टेड और येट टू बी रिपोर्टेड बाय देयर वेंडर्स और सप्लायर्स विद द गवर्नमेंट। सर उन्होंने अब तक गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं किया GSTR1 के थ्रू, पर फिर भी हम प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले रहे थे। द ITC claims on a provisional basis have been removed from the revised rule number 36 of rule number 4 with effect from 1st January 2022. It is done based on inclusion of new clause number double है जो हमने पढ़ लिया अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 16। हाँ है ना भाई। एट प्रेजेंट अब क्या हो रहा भाई, एट प्रेजेंट विद द रिवाइज्ड CGST रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 being implemented with effect from 1st जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 से 1st of January 2022 से जो रिवीजन हुआ है, जो अमेंडमेंट हुआ है, more restriction have been imposed on the buyer। बायर तो बेचारा मर गया, सप्लायर ने अगर गलती करी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। he can the recipient, the buyers can claim can only claim amounts of ITC appearing in GSTR2B without any additional or provisional claim। विदाउट एनी एडिशनल और प्रोविजनल क्लेम, कोई एडिशनल क्लेम नहीं मिल पाएगा। अगर 2B में आ रहा है क्रेडिट तो ही मिल पाएगा। एनालिटिकल एग्जांपल के साथ समझिए आप बेटा। सर अच्छा यहां पर देखिए, पहले तो बिफोर 9th of October 2019, मतलब जब रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 आया था ना, उससे पहले 36(4) नहीं था ना सर, तब तो पूरा ही क्रेडिट लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर 31 दिसंबर 2021 तक क्या था, और अभी 1 जनवरी 2022 से करंटली क्या। वैसे करंटली तो यही एप्लीकेबल है। इस एग्जाम्पल में केवल आप ये लास्ट कॉलम देखेंगे तो भी चल जाएगा सर, पर दोनों कॉलम कंपैरिजन के लिए आपको ध्यान रखेगा क्या था पहले। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए सर, एलिजिबल ITC अवेलेबल इन परचेज रजिस्टर। आपने एक्चुअली पहले यहां देखो सर, लास्ट कॉलम देख लीजिए जो अभी करंटली एप्लीकेबल है। एक्चुअली परचेज रजिस्टर के हिसाब से आपको 1 लाख का ITC मिलना चाहिए। एलिजिबल ITC अवेलेबल इन GSTR2B, GSTR2B में केवल 60,000 ही ITC दिख रहा है, अपीयर हो रहा है सर। कितना भाई, 60,000, जबकि आपके परचेज रजिस्टर के हिसाब से 1 लाख का क्रेडिट आना चाहिए। आपके 2B में केवल 60,000 ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ITC दैट कैन बी क्लेम्ड ऑन एज द प्रोविजनल क्रेडिट। लड्डू अब प्रोविजनल बेस पे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2022 कोई क्रेडिट नहीं ले सकते आप अगर वो क्रेडिट 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो सर टोटल ITC दैट कैन बी क्लेम्ड इन GSTR3B 60,000 ही क्रेडिट आप ले पाएंगे इन योर GSTR3B। ITC विच इज नॉट अलाउड इन GSTR3B is 40,000. Out of rupees 1 lakh, only 60,000 credit is allowed, so 40,000 is not allowed. I hope you got the point. और यही अगर जो आपने पहले पढ़ाई करी थी
बिफोर दिस अमेंडमेंट ये क्या होता सर, 60,000 का क्रेडिट अगर टू बी में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो 5% प्रोविजनल क्रेडिट आपको अलाउ थी, तो 5% ऑफ 60,000 होता है कितना, 3,000। तो पहले आप 63,000 क्रेडिट ले सकते थे, आउट ऑफ 1 लाख 37,000 आपको क्रेडिट नहीं मिलती थी। क्लियर? और मैं तो कह रहा हूं सर 2019 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2019 से पहले ये 5% का रेस्ट्रिक्शन भी नहीं था। पहले तो अगर आपके 2B में क्रेडिट नहीं भी आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा क्रेडिट ले लीजिए ऑन प्रोविजनल बेसिस। देखो 1 लाख का क्रेडिट था, टोटल 60 रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहले 2A हुआ करता था उसके अंदर, सर पूरा 40,000 प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले लो, पूरा 1 लाख का क्रेडिट लो, मस्त रहो जिंदगी में, और कोई ऐसा क्रेडिट नहीं होगा जो आपको अलाउ नहीं करेंगे। पर धीरे धीरे देख बेटा, जीएसटी जब नया नया है ना तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने प्यार किया, फिर धीरे धीरे थप्पड़ मारना शुरू किया, टकाक। फिर बोला क्या कि 2A में नहीं आ रहा है, पहले तो बोला कोई बात नहीं पूरा लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं सर, सप्लायर को हम देख लेंगे, हम पकड़ लेंगे सर उसको, चोर को, अगर सप्लायर ढंग से रिटर्न फाइल नहीं करता तो। पर जैसे जैसे जीएसटी आगे बढ़ता गया, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आती गई, सरकार ने धीरे से चाटा लगाया, और सर 9 अक्टूबर 2019 को रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 लिया है, और उसमें 20% का रेस्ट्रिक्शन लगाया, फिर उसको कम करके 10% किया, फिर उसको कम करके ये जो 5% वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया वो लाए, और उसको तो अब सर उड़ा ही दिया और जीरो कर दिया सर। समझे? तो सर कुल मिला के दर्द हो रहा है, होने दो सर, बिजनेसमैन को दर्द होगा। अभी आप एज ए स्टूडेंट इतना इमोशनल मत हो, आपको तो ये पढ़ना है सर, क्या जितना क्रेडिट जीएसटी 2B में आ रहा होगा उतना ही आपको क्रेडिट मिलेगा, बात खत्म सर। क्लियर? डन। तो सर ये देखिए सर, हेंस इवन दो वी हैव tax invoices for total GST of rupees 1 lakh, then also we cannot claim complete ITC as the vendors have not furnished the invoices in their GSTR1 or invoice furnishing facility. The ITC of the same can be taken when it gets reflected in your GSTR2B. अब ये रिमेनिंग 40,000 का क्रेडिट कब मिलेगा सर? करंट एग्जाम्पल में 1 लाख का क्रेडिट था, पर मिला केवल कितना, 60,000, 40,000 नहीं मिला। रिमेनिंग क्रेडिट कब मिलोगे? जब आपके 2B में रिफ्लेक्ट करेगा तब ले लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। सर इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है सर एसएससी का, ये सब ज्ञानबाजी बाटी सर, देख लीजिए एक बार। द रिवाइज्ड रूल फर्दर नेगेटिवली इंपैक्ट्स द जीएसटी रजिस्टर्ड बायर्स, इट लीड्स टू टैक्स पेयर्स वर्किंग कैपिटल गेटिंग ब्लॉक्ड। भाई 1 लाख का तो हमने टैक्स पे कर दिया बायर को, सप्लायर को, और हमको क्रेडिट मिल रहा है केवल 60,000 का, हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा ना सर। नो डाउट वो जब GST1 सबमिट कर देगा हमारे 2B में आ जाएगा बाद में, तब हम नेक्स्ट मंथ पे ले लेंगे, और जब आएगा तब आएगा, अभी एक बार तो ब्लॉक हो गया ना सर। Buyers must wait for the suppliers to upload their invoices in the corresponding GSTR1. भाई बायर को इंतजार करना पड़ेगा सप्लायर GSTR1 में वो हमारा इनवॉइस फर्निश कर दे, सो दैट हम क्रेडिट ले पाए। Until then they must pay GST liability in cash, and क्योंकि क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कैश में टैक्स पे करना पड़ेगा इनको। सप्लायर टैक्स पेयर्स शुड रिगरसली फॉलो विद द वेंडर्स और सप्लायर्स टू अपलोड और रिपोर्ट देयर इनवॉइसेस। भाई हमको क्या करना पड़ेगा, उन सप्लायर से हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा भाई अपना GSTR1 सबमिट कर दे, हमको फॉलो अप लेना पड़ेगा उनसे कि भाई GSTR1 सबमिट कर दे, हमको क्रेडिट लेना है सर। बिजनेसेस कैन क्लेम द बैलेंस ITC which is not appearing in GSTR2B of one period only in the later tax periods, जब बाद में आएगा। It is allowed once the supplier reports in their GSTR1 or invoice furnishing facility and it appears in GSTR2B of such later periods. लास्ट बाद में फ्यूचर पीरियड में जब वो सबमिट करेगा अपना GSTR1 या जब वो इनवॉइस फर्निश करेगा तब हमको बाद में क्रेडिट मिलेगा, अभी तो नहीं मिल पाएगा। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। अच्छा एक बात और, सिंस रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 से प्रोविजनल क्रेडिट अब 0 हो गया, इसलिए सर एक सर्कुलर हमने और आपने पढ़ा था, ये सर्कुलर नंबर ये रहा सर, सर्कुलर नंबर 143 ऑफ 42/2019 ऑफ जीएसटी डेटेड 11th of November 2019। अब वो सर्कुलर रिलेवेंट नहीं रहा, पूरा सर्कुलर 3 पेज का था, उसको काट दीजिएगा अपनी बुक में से, उस सर्कुलर में से केवल इतना सा पोर्शन ही रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि उस सर्कुलर में पूरा कैलकुलेशन दे रखा था विद एग्जांपल कि 5% क्रेडिट कब मिलता है, रिमेनिंग क्रेडिट कब मिलेगा सर, और हाँ है ना सर, वो सब अब रिलेवेंट नहीं रहा। अब उस सर्कुलर में से केवल और केवल इतना सा पार्ट रिलेवेंट रहा है सर। रूल आप ध्यान से देखेंगे तो रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 और सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर डबल ए का जो रेस्ट्रिक्शन भी हमने पढ़ा कि उन्हीं इनवॉइसेस का आप क्रेडिट ले पाएंगे जो आपके GSTR2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन उन्हीं इनवॉइसेस पर लगती है which are required to be furnished, which are required to be furnished as per section number 37 subsection 1। ये जो हमने पढ़ा रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 का रेस्ट्रिक्शन की प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट नहीं मिलेगी आपको,
आपके टू बी में क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगा तो ही मिलेगी। ये उन्हीं इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स पे अप्लाई होता है जिन पे सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 लगता है। अब सर सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का, सर रिटर्न चैप्टर के अंदर हमने सेक्शन पढ़ा था सर, रिटर्न चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 उसमें फर्स्ट सेक्शन हमने यही पढ़ा था और वहां पे लिखा था क्या कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके वो इनवॉइस फर्निश कर सकते हैं, पर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सम एक्सेप्शनल केसेस। तो सर सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 जिन लोगों पर अप्लाई नहीं होता है उन पे ये रेस्ट्रिक्शन भी अप्लाई नहीं होगी, उनके लिए रूल अप्लाइकेबल नहीं है। मतलब ये है कि देयर आर सम इनवॉइसेस जिन पे सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता है, तो ऐसे केस में उन इनवॉइस का क्रेडिट आप पूरा का पूरा ले सकते हो, भले वो इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करे या ना करे। उसकी एग्जांपल क्या है सर, पढ़िए। देयरफॉर यहां पे लिखा है देयरफॉर द टैक्स पेयर्स मे अवेल फुल आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट। जैसे आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंपोर्ट किया, बिल ऑफ एंट्री के अकॉर्डिंग आपका गुड्स आएगा और सर कस्टम क्लियरेंस करा के जब आप उस पर आईजीएसटी पे करेंगे उसका आप क्रेडिट ले सकते हो, भले वो 2B में रिफ्लेक्ट करे या ना करे। डॉक्यूमेंट्स इशूड अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद पे इनवॉइस इशू करेगा और खुद ही उसके बेस पे क्रेडिट ले सकता है। सर उस पे 37(1) अप्लाई नहीं होता है। देन क्रेडिट रिसीव्ड फ्रॉम आईएसडी एटसेट्रा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वैसे आपके सिलेबस में नहीं आता पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटीआर 6 सबमिट करता है, उस पे सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता सर, है ना, एटसेट्रा विच आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। सर ये कुछ एग्जांपल है कुछ उन इनवॉइसेस के, उन डॉक्यूमेंट्स के जिसके बेस पे आप क्रेडिट ले सकते हो, भले ही वो इनवॉइसेस या डॉक्यूमेंट्स आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे फिर भी, क्योंकि इन पे सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता है। हाँ सर ध्यान देना बेटा, ऑब्वियसली इनमें जो आईटीसी आप ले रहे हो वो एलिजिबल तो होना चाहिए ना सर, वो अगर ब्लॉक क्रेडिट पे कवर है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में तो ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो बात अलग है सर। पर कुल मिला के ये जो हमने रेस्ट्रिक्शन पढ़ी ये इन इनवॉइस पे अप्लाई नहीं होती। जैसे इंपोर्ट के आपने कोई गुड्स, सर आपने आईएसडी से कोई क्रेडिट ली बेटा, या आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टैक्स पे करके कोई क्रेडिट ली, तो वहां पे भले वो क्रेडिट 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो भी क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि ये इनवॉइसेस ये डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड थ्रू सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। इस सर्कुलर में से केवल इतना सा पार्ट रिलेवेंट था, ये हमने पूरा पढ़ लिया। हाँ है ना भाइयों, ये पूरा आईटीसी का जो एक बड़ा मेजर पॉइंट था ये खत्म होता है। अब सर ध्यान दीजिएगा बच्चों, सर इस आईटीसी चैप्टर में केवल ये एक ही अमेंडमेंट था, इसकी वजह से इसके जो क्वेश्चंस थे, इसके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉरी बच्चों, सर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, जो इस चैप्टर के एंड में है सर, उसमें भी ये जो कंडीशंस थी जो हमने पढ़ी 5 कंडीशंस, पहले यहाँ 4 कंडीशन थी, अभी कंडीशन नंबर डबल है, इंसर्ट हो गया है तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया सर। क्लियर, तो आप अपनी बुक के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट भी इंसर्ट कर दीजिएगा बेटा। ओके तो डन। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में भी केवल एक छोटा सा अमेंडमेंट था और कोई अमेंडमेंट नहीं था। हाँ बड़ा अच्छा अमेंडमेंट था, मस्त अमेंडमेंट था, क्लियर, टफ नहीं था। ओके पर सर मार्केट में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ओके चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद द रिमेनिंग अमेंडमेंट्स। ओके सर अच्छा आगे भी बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, चिंता नहीं करिएगा, नंबर ऑफ पेज भले ज्यादा दिख रहे होंगे पर उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ये जो 2 अमेंडमेंट थे उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा टाइम लगता था क्योंकि आपको इन डेप्थ जाके समझना था इन चीजों को। ओके माहौल, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।